हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी पाठ योजना संख्या 2। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर छात्र अध्यापक का नाम, यदि आप लेडीज हैं तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, कक्षा लिखेंगे। आप जिस भी कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं, आप जिस भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस कक्षा का यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो कक्षा है 10, विषय है हिंदी, प्रकरण। तो आज का कौन सा टॉपिक आज पढ़ाएंगे उस टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रकरण है आज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। उसके बाद कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे वो कितना नंबर का पीरियड है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंड लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अवधि। अवधि यानी कि आप जो भी कक्षा लेंगे वो कितना टाइम का है वो लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ अवधि है 45 मिनट, परंतु किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है। तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखेंगे दिनांक। यहाँ पर दिनांक लिखिएगा क्योंकि फ्यूचर में पता चल सके कि आप किस तारीख को कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए गए थे। ओके बच्चों। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो चलिए बच्चों, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों के विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों को कविता का अपने शब्दों में व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को शुद्ध स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने योग्य बनाना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो लिखेंगे इसमें व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। तो इसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्रा प्रभु श्री राम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। तो देखिए इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। प्रकरण अर्थात टॉपिक। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न करते हैं राजा जनक के कितनी पुत्रियां थीं। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं 2। यहाँ पर देखिए 2 उत्तर दिए। इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न पूछेंगे। तो दूसरा प्रश्न करते हैं उनके दोनों पुत्रियों का नाम बताइए। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सीता और उर्मिला। ठीक है। छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं सीता के स्वयंवर में शिव के धनुष को किसने तोड़ा था। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं प्रभु श्री राम ने। छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं प्रभु श्री राम द्वारा शिव के धनुष को तोड़े जाने पर
कौन क्रोधित हुआ? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं परशुराम। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, परशुराम के क्रोधित होने पर किसके किसके बीच संवाद हुआ? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम। उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, कवि तुलसीदास द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आप क्या जानते हैं? तो छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से बच्चों को समझाएं। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग कवि तुलसीदास द्वारा रचित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सभी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि जीवन परिचय और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का लेखक का जीवन परिचय के बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। तुलसीदास जी भक्ति काल के विख्यात कवि थे। प्रभु श्री राम के दीवाने थे। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्श के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई। तुलसीदास जी के रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, बारवाई रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली है अवधी भाषा और ब्रज भाषा। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कवि जीवन परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इनकी भाषा शैली है अवधी भाषा और ब्रज भाषा। इसके बाद छात्र अध्यापक छात्रों को बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं सन 1532 ईस्वी। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी किसके दीवाने थे? तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं प्रभु श्री राम के दीवाने थे। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सारांश। तो छात्र अध्यापक जो भी बताएंगे उसे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पाठ के अंश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है।
इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आदर्श वाचन। इसमें पहला जो पंक्ति है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, वो बच्चों को सुनाएंगे। तो आइए छात्र अध्यापक कैसे सुनाते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आये सु काहो कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियो लड़ाई। सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सब बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जहाँ ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरई अब माने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना आसी रिस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरा रिध्वनु, विदित सकल संसार। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अनुकरण वाचन, यानी कि दोहराना। इसमें छात्र अध्यापक के साथ छात्र भी इस पंक्ति को दोहराएंगे, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भावार्थ, और इस पंक्ति को छात्र अध्यापक समझाते हुए जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो आइए कैसे बताते हैं छात्र अध्यापक। इसमें देखिए, प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अद्भुत है। जब मुनि परशुराम ने अत्यंत क्रोध में भरकर राजा जनक से पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तब राम ने सभी को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, अर्थात मैं आपका दास हूँ। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में भरकर बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, गोसाई, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुहियाँ तोड़ डाली, तब आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने के कारण तुझे बोलने की कुछ भी समझ नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। इस पंक्ति को छात्र अध्यापक समझाते हुए उसमें जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ श्यामपट पर भी लिखते हैं। तो इसमें वो सभी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कठिन शब्दों का अर्थ, भंज निहारा इसका अर्थ है भंग करने वाला, रिसाई इसका अर्थ है क्रोध करना, रिपु इसका अर्थ है शत्रु, बिलगाऊ इसका अर्थ है अलग होना, अवमाने इसका अर्थ है अपमान करना, लारिकाई इसका अर्थ है बचपन में, परसु इसका अर्थ है फरसा, कोही इसका अर्थ है क्रोधी, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न करेंगे, परशुराम किसके अनन्य भक्त थे। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं शिव जी के अनन्य भक्त थे। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम ने स्वयं को किसका दास बताया है। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं परशुराम का दास। उसके बाद लिखेंगे पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे, ओके। तो लिखेंगे, यह पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह संवाद राम और लक्ष्मण के साथ परशुराम के बीच का है, जो शिव जी के धनुष को तोड़ने के बाद शुरू होता है। परशुराम क्रोध में आते हैं और लक्ष्मण उनके क्रोध का जवाब व्यंग्य और वीरता से देता है। प्रभु राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्रता और धैर्य का परिचय देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है और वे प्रभु श्री राम की महानता को पहचानते हैं। इस पूरे वाक्य के बीच
प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद अर्थात वार्तालाप हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न करेंगे, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने उनसे क्या कहा। दूसरा प्रश्न करेंगे, परशुराम ने लक्ष्मण से क्या कहा। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास करने के बाद उन्हें क्या क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। पहला प्रश्न करेंगे, यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न करेंगे, श्री राम की विनम्रता पर परशुराम ने क्या कहा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ योजना समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है।